इस एपिसोड में हम देखते हैं कि जुनचिरो उन्हें बता रहा होता है कि जब सैमन के बुलाने पर वो क्लैन वापस गया तो उसे सैमन ने प्रिंस का स्केलेटन दिखाया जो कि उसे बॉक्स के पास मिला था। और सैमन ने जुनचिरो को सारी बातें बताई कि किस तरह से उन्होंने हकाजे को उस आइलैंड पर छोड़ दिया और उन्हें वहां पर उसकी लाश मिली है। और जुनचिरो ये गारंटी के साथ इसलिए कह सकता है कि वो हकाजे की लाश है क्योंकि उसने यकीन है कि वो स्कल हकाजे का है। जिसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं, यानी कि माहिरो और योशिनो। और सिटी में एक फ्रूट निकलता है, इसलिए वो दोनों रात को एक जंगल में रुकते हैं। माहिरो योशिनो को कहता है कि तुम्हें पता है क्या, मैंने सुना है कि आयका का एक बॉयफ्रेंड था। योशिनो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। और तभी उन पर अटैक होता है और कुछ सोल्जर्स योशिनो को वहां से लेकर चले जाते हैं और वो माहिरो को बेहोश करके वहीं छोड़ जाते हैं। एक्चुअली वो एंजेलिना होती है और ये योशिनो का प्लान होता है। और एंजेलिना उसे लेकर एक आदमी से मिलाती है जिसका नाम होता है ताकुमे। और वो मिलिट्री के ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है जो कि मैजिक से रिलेटेड अफेयर्स को संभालती है। और योशिनो उसे वो सब इंफॉर्मेशन देता है जो कि उसे पता है ताकि वो उन लोगों की हेल्प कर सके। और वो उनसे कुछ फ्लैश ग्रेनेड्स और एक गन ले लेता है और वहां पर माहिरो उसे बचाने के लिए आ जाता है। और उसे ये सच पता न चल जाए कि वो मिलिट्री वालों की हेल्प कर रहा है, इसीलिए योशिनो गाड़ी से कूद जाता है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। और इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां पर कि हमें बताया जाता है कि माहिरो और आयका जो कि एक दूसरे के रियल बहन और भाई नहीं है। आयका माहिरो की स्टेप सिस्टर होती है और एक्चुअल में जब वो आयका से मिला होता है वो उसे लाइक करने लगता है, पर वो अपने फीलिंग्स को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाता। योशिनो को भी पता होता है कि अगर ये दोनों किसी और कंडीशन में मिले होते एक दूसरे से तो शायद आज हालात कुछ और होते, शायद एक दूसरे को ये लाइक करते, मे बी। और हम देखते हैं कि योशिनो और आयका माहिरो से बच बच कर मिलते हैं, उसे इस बात की भनक तक नहीं लगने देते। पर बेचारे दोनों एक दूसरे को किस करना चाहते हैं और वो कभी हो ही नहीं पाता। आयका योशिनो को कहती है कि तुम कभी भी एक मैन की तरह लीड नहीं करते, और जब उन्हें मौका मिलता है फिर भी नहीं कर पाते क्योंकि अब बंदी का मूड नहीं है, मतलब प्लान कैंसिल और क्या। बेचारा योशिनो, मतलब रात को माहिरो किस करने नहीं देता, दिन में बंदी का मूड नहीं होता, मतलब भाई करे तो करे क्या। जिसके बाद हम करंट सिचुएशन पर वापस आ जाते हैं और हम देखते हैं कि आर्मी अपने पूरे फोर्स के साथ वहां पर अटैक करने के लिए पहुंच चुकी है। और वो लोग वहां पर ट्री ऑफ एक्सोडस को देखते हैं जो कि काफ़ी बड़ा होता है और वो लोग उनके बैरियर पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, पर वो उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते। और यहाँ दूसरी ओर ये दोनों बैरियर में टैलिस्मन्स की हेल्प से पहुंच जाते हैं और जिसका पता सैमन को चल जाता है और वो उन दोनों के सामने आकर उन्हें रोकता है और वो उन्हें बताता है कि एक्चुअल में तुम्हें गलत फहमी हुई है। वर्ल्ड को ट्री ऑफ एक्सोडस के जगाने से खतरा नहीं बल्कि ट्री ऑफ जेनेसिस के जागने से है। और वो जो कि आयरन डिजीज है वो एक्चुअली जेनेसिस ट्री का ही काम है, हमें इन फ्रूट्स को कलेक्ट करने से रोकने के लिए। वो बताता है कि जेनेसिस ट्री वर्ल्ड के लॉजिक को फॉलो करता है, पर इस लॉजिक में बहुत सी गलतियां हैं। इसीलिए अगर ट्री ऑफ जेनेसिस पूरी तरह से जाग गया तो पूरे वर्ल्ड को खत्म कर देगा ताकि वो वापस से इसे स्टार्ट कर सके, यानी कि एक नई दुनिया बनाने के लिए। इसलिए जेनेसिस ट्री का मैजिक यूज करने के लिए उन्हें कुछ देना पड़ता है जो कि मैन मेड हो, और आगे चलकर वो पूरे सिविलाइजेशन को ही खत्म कर देगा। ये सुनने के बाद वो दोनों चौंक जाते हैं, पर माहिरो कहता है कि हो सकता है कि तुम ठीक बोल रहे हो, पर मुझे उससे कोई मतलब नहीं। और वैसे भी हकाजे ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे उस मर्डरर को ढूंढने में हेल्प करेगी, इसलिए वो सैमन को हकाजे को वापस लाने के लिए कहता है। वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि प्रिंसेस मर चुकी है सच में। वो सब इस बात से इनकार करते हैं, पर एक्चुअल में ऐसा ही होता है। और जिस डॉल की हेल्प से वो बात कर रही होती है एक्चुअली वो एक मैजिकल डॉल है, इसीलिए वो पास्ट में मौजूद हकाजे को प्रेजेंट में मौजूद इन दोनों से कनेक्ट कर पाया, क्योंकि एक्चुअल में उनके टाइमलाइन में 2 साल का फर्क होता है। मतलब प्रेजेंट के योशिनो और माहिरो 2 साल पास्ट के हकाजे से बात कर रहे होते हैं एक्चुअल में, समझे मतलब पास्ट के हकाजे फ्यूचर के योशिनो और माहिरो से बात कर रही है एक्चुअल में, एंड इस प्रेजेंट में वो मर चुकी है। माहिरो कहता है कि ठीक है,
अगर ऐसा है तो तुम उस मर्डरर को ढूंढोगे, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे प्लान को बर्बाद कर दूंगा। और हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वर्ल्ड खत्म होने वाला है या कुछ और इसीलिए सैमन और उसमें एक डील हो जाती है, और सैमन तेत्सुमा को इसके बारे में पता लगाने के लिए कहता है। जिसके बाद योशिनो कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम वहाँ हकाजे को अकेला ऐसा मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। माहिरो कहता है कि हम कर भी क्या सकते हैं, वो मर चुकी है और हमारे पास बस ये हड्डियों का ढेर है। अगर वो यहाँ पर किसी तरह से आ सके इससे पहले कि सैमन मुझे उस मर्डर के बारे में बताए, तो शायद मैं उसकी तरफ हो जाऊँ। योशिनो कहता है कि क्या उनके क्लैन में ऐसा कोई मैजिक है जिससे कि वो खुद को इस टाइमलाइन में ला सके, और हकाजे कहते हैं कि हाँ, ऐसा मैजिक है, और वो उस आइलैंड पर किसी तरह के ऑब्जेक्ट को ढूंढने लगती है जिससे कि वो उस स्पेल को यूज़ करके इस टाइम में वापस आ सके। और उसी दौरान वो सैमन को कहती है कि जब उसने आइका के मर्डर को पता लगाने की कोशिश की तब उसे किसी तरह का भी ट्रेस नहीं मिला, और ये तभी हो सकता है जब ट्री ऑफ जेनेसिस ने उसे माफ़ कर दिया हो। पर तेत्सुमा सैमन को बताता है कि ऐसा कोई भी नहीं है उनके क्लैन में जिसने कि उसे मारा हो या फिर जिसने कि ये काम किया है। फिर ये बात किसी की भी समझ में नहीं आती कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, किसी का मर्डर करना यानी कि नेचर के लॉजिक को अपोज करना। और अगर ऐसा होता है देन ट्री ऑफ जेनेसिस को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इसके बारे में उसे नहीं पता। तभी हकाजे एक और कंक्लूजन पर पहुंचती है और वो कहती है कि शायद ये काम उसने किया होगा जिसके लिए ये काम इलॉजिकल नहीं है, यानी ऐसा कोई जो कि ट्री ऑफ एक्सोडस का लॉजिक फॉलो करता है। मतलब एक तरीके से ट्री ऑफ एक्सोडस और ट्री ऑफ जेनेसिस का लॉजिक एक दूसरे का उल्टा है। मतलब अगर तुम किसी को मारते हो देन इट इज़ इलॉजिकल फॉर ट्री ऑफ जेनेसिस, बट इट्स कंप्लीटली लॉजिकल फॉर ट्री ऑफ एक्सोडस। ओके, वो कहती है कि जिस तरह से वो ट्री ऑफ जेनेसिस की प्रिंसेस है, हो सकता है कि उसी तरह से ट्री ऑफ एक्सोडस का भी कोई मजिशियन हो जिसने ये काम किया हो। जिसके बाद कि वहाँ दूसरी ओर वहाँ हकाजे को एक ऑफरिंग मिल जाती है और वो उसका यूज़ करके वहाँ प्रेजेंट में वापस आ जाती है, और वो सैमन को कहती है कि मुझे पहले एक्सोडस ट्री को रिवाइवल होने से रोकना होगा और उसके बाद मैं तुम्हारा रीज़न सुनूंगी। और दूसरी ओर वो माहिरो को कहती है कि वो उसके सिस्टर के मर्डर को ढूंढने की पूरी कोशिश करेगी, और अगर इसके पीछे ट्री ऑफ जेनेसिस का हाथ हुआ तो वो उसे मार सकता है। और माहिरो मान जाता है, और सडनली वहाँ पर ट्री ऑफ जेनेसिस एक्सोडस ट्री पर अटैक करने लगता है, और वो इसीलिए ट्री ऑफ एक्सोडस भी उनके कंट्रोल से निकल जाता है, यानी कि कुसारीबे क्लैन के कंट्रोल से, और वो ट्री ऑफ जेनेसिस पर अटैक करने लगता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ट्री ऑफ जेनेसिस पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह से निकल रहा है। इसका मतलब ट्री ऑफ जेनेसिस पूरी तरह से रिवाइव होने वाला है, और वो वहाँ पर अटैक भी करता है। और उस अटैक में योशिनो और माहिरो दोनों लगभग मर ही जाते हैं, पर वो दोनों यानी कि सैमन और हकाजे उन्हें बचाते हैं। और इसके बाद कि हकाजे ट्री ऑफ एक्सोडस को रोकती है और वो ट्री ऑफ जेनेसिस को पूरी तरह से रिवाइव होने से पहले ही रोक देती है, मतलब दोनों ट्री को रोक देती है, सीधी सी बात। और जिसके बाद हम देखते हैं कि माहिरो की नींद खुलती है और वहाँ पर सैमन आ जाता है, और वो माहिरो को कहता है कि तुम उस हादसे के बाद करीब 1 महीने तक बेहोश रहे, और उस दौरान ट्री ऑफ जेनेसिस ने पूरे वर्ल्ड में अपने रूट्स बिछाने लगा। माहिरो पूछता है कि योशिनो कैसा है। वो कहता है कि वो ठीक है और वो दूसरे कामों में लगा हुआ है। सैमन उससे एक बात कहता है कि माहिरो, हम चाहते हैं कि तुम योशिनो को मार दो, पर क्यों इसका रीज़न हमें अभी नहीं बताया गया। और सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है, और अभी भी इसके एपिसोड्स बचे हुए हैं तो वो अभी इसके बाद कंटिन्यू होंगे। ओके, सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।